वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। इस वीडियो में करेंगे हिंदुस्तान कॉपर का फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बिजनेस को समझेंगे, पीयर कंपैरिजंस के वैल्यूएशंस पे बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट्स में क्या चीज़ें हो रही है और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बड़ा गेम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पे हम हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें वापस एक अपसाइड का, या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो हम लोग हमारे 2 सब्सक्राइबर अंकित और यश की रिकमेंडेशन पे बना रहे। अगर आपको भी यहाँ पे कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप हमें पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन को दबाएं और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा कवर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है जहाँ पे सभी तरह की खबरें यहाँ पे डेली बेसिस पे और ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट होती है। अगर आप देखोगे कॉन कॉल से लेके ब्रोकरेज रिपोर्ट सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती है। चलिए, तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात कर लेंगे। जो लोग हमारा वीडियो केवल रिजल्ट के लिए देख रहे हैं तो मैं उनको रिजल्ट्स पे अपडेट देना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी मेटल कंपनी है या मेटल सेक्टर की कंपनी है जिसका रिजल्ट यहाँ पे मार्च क्वार्टर में खराब रहा है एज अगेंस्ट इंडस्ट्री नॉर्म। अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर के अंदर सभी मेटल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ यार सुपर डुपर बिजनेस यहाँ पे किया था कंपनी ने। चाइना फैक्टर जो यहाँ पे चल रहा था तो उसके कारण बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था। बट यहाँ पे इस कंपनी ने दोनों ही फैक्टर पे यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू इनका कम होता हुआ दिखाई दिया है, दो यहाँ पे मार्च 20 से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। बट मैं यहाँ पे एक बार मानूंगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है, 531 करोड़ रुपीज़ हुआ है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे अब लॉस मेकिंग बन गई है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द जो पीरियड आ रहा है तो वो यहाँ पे करीबन 36 करोड़ का कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। और अगर आप देखोगे इससे पहले वाले ये क्वार्टर में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 108 करोड़ का प्रॉफिट पुट किया था, बट उससे पिछले साल यहाँ पे 514 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे ओवरऑल तो कंपनी के फिनेंशियल्स बिल्कुल हिले डुले हैं ही। वहीं पर अगर पूरे साल की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है, लगभग यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। बट यहीं पर अगर अपन प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी ने जो प्रॉफिट पुट किया है वो यहाँ पे एक टर्न अराउंड है। कंपनी ने पिछले साल 570 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया था, बट 110 करोड़ का भी प्रॉफिट बुक किया है। बट यहाँ पे मुझे एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी लग रही है कि कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू एटलीस्ट यहाँ पे बढ़ने चाहिए थे, जो यहाँ पे नहीं बढ़े, जो कि इंडस्ट्री नॉर्म को अगर कोई कंपनी यहाँ पे नहीं कर पा रही है। देखिए, एक अच्छी कंपनी वो है जो यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ पे बीट करे, बट ये कंपनी इंडस्ट्री से अंडर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो इनकी लाइबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपन बात करें यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप देखते हो तो करीबन ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ की ये लाइबिलिटीज़ है और 800 करोड़ के लगभग ये है। और वहीं पर कंपनी के पास में जो बुक्स में कैश पड़ा है वो बहुत कम है। तो कंपनी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक तो हाई है और यहाँ पे कंपनी नेट डेब्ट फ्री नहीं है। तो ये एक यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट बात लगी। और कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे बढ़ाया। अगर अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में भी कहीं कहीं यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने अपनी यहाँ पे चीज़ों को बढ़ाया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो कंपनी का करंट एसेट्स है वो कम हो रही है। ये कैसे हो सकता है? कंपनी एक्सपेंशन मोड में और फिर भी कंपनी के करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि कंपनी यहाँ पे एक ग्रोइंग कंपनी हमेशा यहाँ पे उसका एसेट बेस यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल इक्विटी है, नेटवर्थ कंपनी की थोड़ी बहुत बड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और बाकी अगर अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट किया है इस साल में। पिछली बार से अगर आप देखोगे तो 10 गुना ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट किया है। और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कम किया है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट अगर अपन बात करें, जो मेटल इंडस्ट्रीज़ जो सभी यहाँ पे एक्सपेंशन मोड में लगी हुई है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार किया था और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे थे। बट कंपनी ने इस बार यहाँ पे एक्सपेंशन कम किया है, जो कि मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एसेट साइज बढ़ नहीं रहे और एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी ने कुछ यहाँ पे लोन वगैरह और नए लिए हैं, जिसका इंपैक्ट अपने को लाइबिलिटीज़ में देखने को मिला। तो ओवरऑल ये फिनेंशियल्स हैं और कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो मुताबिक नहीं है इंडस्ट्री के, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक है ना शेयर में गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लॉस मेकिंग है ही, जैसे कि अपन बात कर रहे थे। दो यहाँ पे FY21 के लिए कंपनी अभी लॉस में नहीं है, बट ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब कंपनी का सबसे पहले अपन यहाँ पे बिजनेस समझते हैं। अब आ जाते हैं अपना मेन फंडामेंटल एनालिसिस पे।
देखो ये काम क्या करती है, ये बेसिकली कॉपर माइनिंग, एक्सट्रैक्शन और यहाँ पे सेल ऑफ कॉपर, यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उसका यहाँ पे काम करती है। ठीक है, इनके बहुत सारे तरह तरह के बिजनेस हैं और इनकी बहुत सारे तरह तरह की यहाँ पे ना माइंस वगैरह भी है। मेन इंपॉर्टेंट इनका है ना जो फैक्टर है वो यहाँ पे इनका कॉपर है। और इसमें ये क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है, की प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, एक तो कॉपर कंसनट्रेट जो मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग यहाँ पे कॉपर प्रोडक्ट्स में काम आता है। कैथोड वगैरह बनाते हैं, फिर कंटिन्यूस कास्ट रोड वगैरह बनाते हैं, जो इस तरह की जो कॉपर की होती है ना, जो अपने वायर्स वगैरह में काम आती है। फिर कंपनी कुछ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये बार्स वगैरह बनाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा काम आता है। और एलॉयज, फॉइल्स और सीसी वायर रोड्स वाली कंपनीज यहाँ पे ये लोग अपना यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदती है। अगर आप देखोगे तो इनका यहाँ पे जो ऑपरेटिंग यूनिट्स है, इनकी कहाँ मेन इंपॉर्टेंट माइंस जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे केसीसी, सीसी, जीसीपी, टीसीपी, एमसीपी, आईसीसी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में एक माइंस है, फिर झारखंड में है, फिर तलोजा महाराष्ट्र में, गुजरात में और खेतरी में। अगर अपन देखें इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अपन देखें ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं कॉपर के। और वहीं पे अगर अपन देखें तो मैं कैसे बोल रहा हूँ लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, इनके पास इंडिया की 2/5 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी कोर रिजर्व्स है कॉपर की, उनका यहाँ पे 2/5 यहाँ पे शेयर इनके पास है। ठीक है, उसी के अलावा इनका जो टोटल रिजर्व्स है यहाँ पे अगर अपन देखें तो 167 मिलियन टन्स का है। और यहाँ पे रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स वगैरह को अपन ऐड कर लें तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 570 मिलियन टन्स का है। और कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान कर रही है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 4 MTPA 4 मिलियन टन्स पर एनम से सीधा 12.2 मिलियन पर टन्स एनम। और फिर इनका एक और फेज़ 2 होगा जो कि यहाँ पे 12.2 से 20 MTPA। तो अगर अपन एक्सपेंशन की बात करें तो मैं यहाँ पे एक रेटिंग दूंगा 5 स्टार की। यहाँ पे मतलब बोलने के लिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया है, बोल दिया है कि हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है। एक मतलब आप समझो कि कल को एक छोटा सा ब्रोकर उठ के आए और बोले कि हम लोग 10 लाख क्लाइंट लेके आएंगे, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं ना, उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा की रिस्क है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन में लगी हुई है। अगर ये मेटल साइकिल में प्रॉब्लम आती है तो इसके सारे बिजनेस हिल डुल जाएंगे और फिनेंशियल्स ऑलरेडी हिले हुए हैं। वहीं पे अगर आप बात करोगे, इनके पास ये सोल कॉपर ओर के प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, और इन्हीं के पास सारी कॉपर ऑपरेटिंग माइंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें इनका जो मेनली जो काम है माइनिंग और बायोनिफिकेशन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, एक्सट्रूडिंग, रिफाइनिंग कॉपर। और ये सरकार की कंपनी है जिसमें सरकार का 76% स्टेक है और एक मिनी रत्न कंपनी है। ये कुछ हाईलाइट्स थी। और कंपनी बोलती कि रोबस्ट फिनेंशियल्स हैं, बट मैं नहीं मानता फिनेंशियल्स रोबस्ट हैं। यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इकरा ने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। एज यहाँ पे अगर अपन देखें फिनेंशियल से तो काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। फिर इनका ओवरऑल यहाँ पे एवोल्यूशन है, तो इसमें कुछ की इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो 2015 में वो एक्सपेंशन प्लान लेके आए थे फेज़ 1 का। 1967 में इनकी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये प्लांट, मतलब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। 1988 में इनका तलोजा का प्लांट आया था। अभी इनको एमसीपी यानी मध्य प्रदेश में जो एक माइंस है, एमसीपी वाली जो माइंस, और केदादित माइंस यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पे कुछ फाइनल स्टेजेस ऑफ उसमें है। तो यहाँ पे एमसीपी वाली जो माइंस है, ये दो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने कुछ बताया है कि ओवरऑल यहाँ पे ग्लोबल कॉपर की डिमांड वगैरह कैसे रही है। जो मैं आपको कह सकता हूँ ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिमांड यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही थी। ये सारे 2019 के कंपनी ने चार्ट अपलोड किए हैं, बट यहाँ पे अगर अपन देखें FY20 में जो रिफाइंड कॉपर का कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर अपन देखें इंडिया अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है। अगर एवरेज यहाँ पे पर कैपिटा यहाँ पे अपन निकालें कि यहाँ पे पर कैपिटा कॉपर का कंजप्शन कितना होता है। उसके बाद सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स है जो इनको यहाँ पे जो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि जो इनके लिए बेनिफिशियल है। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है, PLI स्कीम्स आई हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आत्मनिर्भर डिफेंस, 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स और मेक इन इंडिया, ये कुछ है। और ये जो सारे इनके जो इनिशिएटिव्स है ये इनकी कंज्यूमर इंडस्ट्री है। मतलब कॉपर सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए फ़ोन्स वगैरह में काम आता है तो डिक्सन वगैरह कॉपर खरीदता है ना, तो डिक्सन को फ़ायदा होगा तो हिंदुस्तान कॉपर को फ़ायदा होगा। अच्छा, इनकी माइनिंग कैपेसिटी ये वर्ल्ड का एवरेज वगैरह बताया गया है। और इनके ओवरऑल यहाँ पे का ये चीज़ें काम आती है, तो वो कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो 4 टाइम्स मोर देन कन्वेंशनल कार, मतलब है ना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 4 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, और ये इनके मेजर यहाँ पे ओवरऑल जो अगर आप देखोगे ना जो कंजप्शन है वो यहाँ पे होता है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके कॉपर डिपॉजिट्स वगैरह हैं जो कंपनी ने मतलब बताया कि इंडिया में कितनी कितनी जगह कॉपर डिपॉजिट्स है। और उसके बाद यहाँ पे GDP वगैरह पे थोड़ी बहुत बात की है।
फिर यहाँ पे कंपनी ने एक चार्ट डाला है कि देखिए रिफाइनिंग जो कॉपर की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो आउटपुट है, माइनिंग आउटपुट, मतलब माइनिंग ही कम हो रही है और कॉपर और कम बन रहा है, जो कि इकलौता कॉपर और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाता है। बट यहाँ पे जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 बड़ी कंपनीज है, हिंदुस्तान कॉपर है उसमें से एक है, फिर वेदांता और हिंदाल्को, जो यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गैप है जो मतलब कंपनी को है ना लग रहा है इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इसको कंपनी टारगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में माइंस से कॉपर कम निकल रहा है, बट कैपेसिटी आगे ज़्यादा है और यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। बाकी कंपनी ने वो सारी चीज़ों को वापस रिपीट करते हुए बताया है, और यहाँ पे मिसमैच है, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी अपन है ना इंडिया यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ना कॉपर का इंपोर्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इनका ओवरऑल ऑपरेशंस है, जिसके बारे में कंपनी ने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहले माइनिंग होती है, फिर बेनिफिकेशन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, और फिर कंटिन्यूस कास्ट रॉड वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद कंपनी के कुछ प्रोडक्शन और सेल्स के डेटा हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो ये ओर का है, मेन जो इनका बिजनेस है ओर का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी हिलता है कभी डुलता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी मतलब है ना सस्टेन नहीं कर पा रही अपनी डिमांड को। यहाँ पे कंपनी एक ग्रोइंग फेज में होनी चाहिए थी, और यहाँ पे एक डिमांड है ना सस्टेनेबल होनी चाहिए थी। वहीं पे अगर अपन मेटल कंसंट्रेट का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने बोला है कि उनकी जो मार्जिन है वो हाईएस्ट है मेटल कंसंट्रेट के अंदर और कैथोड्स वायर के अंदर। और कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के कंग्लोमरेट के साथ, जिसका यहाँ पे फॉर मोर देन यहाँ पे इनकी जो 60% कैपेसिटी के साथ कंपनी ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है। बट मेरे को यहाँ पे जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा है वो बार बार है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। फिर की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें, इनकी जो ओवरऑल यहाँ पे मैंने बताया था कि कहाँ पे माइंस हैं और कितने इनके पास रिजर्व्स हैं और कितनी इनकी जो ग्रेड है और रिसोर्सेज वगैरह और ऐसा ये सारी चीज़ें होती है। फिर वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, जो 2/5 इनके पास जो ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटी और रिजर्व्स और रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे ये कंपनी ने बताया। अच्छा, रिसोर्सेज और रिजर्व्स में क्या फ़र्क होता है? रिजर्व्स मतलब जिसको आज की तारीख में माइन किया जा सकता है, और रिसोर्सेज यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल है जो यहाँ पे माइंस किया जा सकता, मतलब करने की यहाँ पे कैपेसिटी है, मतलब अभी एज ऑन डेट वहाँ पे माइनिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर कंपनी के कुछ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो कंपनी यहाँ पे कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस से होंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो वेस्ट रॉक्स वगैरह होगा। मेन यहाँ पे जो इनकी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइंस होगी, जो यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में, जहाँ पे 3.71 से 8.2 MTPA किया जाएगा। फिर यहाँ पे एक इनकी पुरानी माइन है झारखंड के अंदर, उसकी यहाँ पे रीओपनिंग होगी। उसके बाद कंपनी न्यू माइंस और यहाँ पे ग्रीन फील्ड वो करेगी एक्सपेंशन, मतलब नई माइंस वगैरह लाएगी। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे अपना है ना वो 3 से जो 12 का टारगेट है ना वो ऐसे अचीव करेगी MTPA का। और फिर कंपनी कुछ यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लोरेशन के काम करेगी। ये इनके ओवरऑल यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे कैपेक्स वगैरह का प्लान है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल कैपेक्स यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5,500 करोड़ का यहाँ पे टोटल कैपेक्स है फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए, जो कि कंपनी की करंट बैलेंस शीट से बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन वगैरह लेना पड़ेगा या फिर इक्विटी फंडिंग करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ करंट पोजीशन के हिसाब से इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। बात करेंगे कंपनी के कुछ यहाँ पे इनके जो ओवरऑल यहाँ पे माइंस के स्टेटस वगैरह जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कुछ इनके माइनिंग स्टेटस हैं, जिसमें कुछ माइंस का यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन चालू होने वाला है। कोई यहाँ पे माइनिंग्स वगैरह के इनको लीज वगैरह एक्सटेंशन यहाँ पे अवेटेड है। तो वो सारी चीज़ें देखिए, इनको माइनिंग वगैरह मिलने में है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि ये सरकार की कंपनी है तो इनको है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी माइनिंग के लाइसेंस वगैरह मिलने में। अच्छा, कंपनी का डेप्ट यहाँ पे इस साल थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो 6% के लगभग करते हैं, जो कि बहुत कम है। अगर अपन ने ऐसे ही है ना IRFC में देखा था, IRFC भी सरकार की कंपनी होने के कारण यहाँ पे उनको जो लोन की रेट मिलती है ना वो बहुत कम मिलती है। फिर कंपनी कुछ नए डिपॉजिट्स यहाँ पे ढूंढ रही है, बेसिकली एक्सप्लोरेशन कर रही है कि कहीं यहाँ पे और नए कॉपर माइंस वगैरह यहाँ पे डेवलप हो सकती है क्या। तो इनके कुछ एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिसकी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दी रखी है। तो ये हुआ। उसके बाद कंपनी यहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो लेके आ रही, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है, जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर आप बात करोगे, फिर कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर नलको और MECL के साथ यहाँ पे किया है, जिसके अंदर HCL की 30% होल्डिंग है, और उसके अंदर ये कंपनी बेसिकली यहाँ पे माइनिंग वगैरह का ही काम करेगी, क्रिटिकल जो अगर मिनरल्स वगैरह निकालने का और ये सारा काम होगा।
फिर यहाँ पे अपन देखें फिनेंशियल्स वगैरह जो मैंने आपको बता दिया था, इनके EBITDA मार्जिन्स लगभग अगर आप देखोगे तो 30% के करीब आते हैं। और नेटवर्थ तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। पैट मार्जिन वगैरह यहाँ पे 11% है, और ये सारी चीज़ें हैं। की फिनेंशियल्स तो हो ही गए, और बाकी यहाँ पे कंपनी के पास जो सुपीरियर कैपेसिटी है कॉपर कंसनट्रेट में, तो इनकी यहाँ पे है ही डिमांड। और बाकी यहाँ पे बताया कि कॉपर की प्राइसेस वगैरह कैसे रही है, और LME जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लंदन मेटल एक्सचेंज में, यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे जो बेसिकली वो होती है मेटल्स की ट्रेडिंग वहीं पे होती है। और फिर एक कंपनी ने उनकी एक माइंस की फ़ोटो डाली जो कि MCP में है, और ये सब इनका बिजनेस वगैरह के अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या करते हैं। और फिर कंपनी ने प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स दी है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें, और इनकी माइंस की ये लोकेशंस, और इनकी यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या काम हो सकता है उन माइंस के अंदर, तो वो ये सारी चीज़ें बताई। देखिए कुल मिला के कंपनी है ना और माइनिंग और करती है। जैसे अपन ने NMDC के केस में देखा था, वो लोग यहाँ पे बेसिकली आयरन ओर का काम करते थे, और ये वाले जो लोग हैं हिंदुस्तान कॉपर वाले लोग ये काम करते हैं अपना कॉपर ओर का, है ना। अब अपन एक बार थोड़ा बहुत पीयर कंपैरिजंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो वैल्यूएशंस है बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका स्टॉक का पी देखते हो तो 124 का पी है, और इसका जो प्राइस टू बुक रेशो है वो 12.5 का है। EV टू EBITDA रेशो 33 का है। OPM यहाँ पे कंपनी का बहुत कम हो गया पिछली बार से। अगर अपन देखें 33% से यहाँ पे जो OPM है वो यहाँ पे सीधा 5% आ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, कंपनी यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। रेवेन्यू हो, नेटवर्थ हो, या फिर डेप्ट हो, या फिर किसी भी तरह का प्रॉफिट मार्जिन हो। और अगर अपन इनका NPM देखेंगे तो लॉस मेकिंग चला जाता है। इंटरेस्ट और यहाँ पे जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो 1.04 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC सिंगल डिजिट में आता है या फिर 10% का है। तो ओवरऑल यहाँ पे फिनेंशियल्स बिल्कुल हिले डुले हैं, और मैं बोलूँगा, और PG रेशो भी यहाँ पे 5 से ज़्यादा है। मतलब कंपनी का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है, बट कंपनी की अर्निंग्स तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। वहीं पे अगर आप देखो कि बाकी जो पीयर्स है हिंदुस्तान जिंक वगैरह, किसी का भी पी रेशो या फिर PB रेशो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप NMDC से भी कंपेयर करते हो तो NMDC बहुत छोटा है, और यहाँ पे हिंदाल्को और वेदांता से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, और वो लोग दोनों ही प्रॉफिटेबल वेंचर है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ यहाँ पे ख़राब बात क्या क्या है, कंपनी यहाँ पे है ना बेसिकली इनका ROE वगैरह लो है, और वो सब चीज़ें बताइए। प्रमोटर की होल्डिंग्स पे बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग्स पे भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है बेसिकली सरकारी प्रमोटर है इनकी, तो सरकार यहाँ पे क्या क्या कर रही है। तो सरकार ने यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपना स्टेक बिल्कुल सेम रखा है। 76% का यहाँ पे सरकार का स्टेक है, जो जिसमें अभी तक कोई भी यहाँ पे डाइवर्समेंट की बात भी नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ पे कंपनियाँ कुछ प्लान है, ठीक है। तो डाइवर्समेंट की न्यूज़ का भी यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं चल रहा है। फिर DIIs वगैरह ने तो इसमें LIC ने स्टेक ले रखा है, जो भी घूम फिर के सरकार की कंपनी है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हो तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इतनी बड़ी कंपनी है, जितने भी करोड़ों की ये कंपनी, अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 13,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो अब ये क्या है ना, कंपनी पहले तो पिछले मतलब मेरे को जितना याद था पहले तो ये क्या है ना स्मॉल कैप थी, बट अभी इसका मार्केट कैप इतना बढ़ गया है तो ये अब मिड कैप में आ गई है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। अब अपन एक बार चार्ट्स देख लेते हैं, और फिर यहाँ पे मैं आपको मेरी राय भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्निकल संकेत आ रहे हैं वो सेल के आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ये इनके रिजल्ट्स ख़राब होने के बाद से ही ये सारी गणित चालू हुई है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल था। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एक अपना है 165 रुपये का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 165 रुपये का है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो सपोर्ट है 129 रुपये का है। तो स्टॉक में क्या ना काफ़ी तेज़ी आई थी अगर अपन पहले देखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह भी अच्छी खासी थी। जब यहाँ पे स्टॉक में कुछ बड़ा पैटर्न हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी थी। बट अभी क्या हो गया है कि यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम बन रही है वो ये कि स्टॉक के रिजल्ट्स ख़राब आए थे कंपनी के, उसके कारण यहाँ पे एक लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, और बहुत से लोग यहाँ पे इसमें अभी ना ऊपरी भाव में फंस गए। मेरी क्या राय रहेगी, देखो अभी यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 130 का जो यहाँ से आ रहा है। ये पुराना जो रैली से पहले जो सपोर्ट बन रहा था ना वो 130 रुपये का सपोर्ट ये है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है जो बार बार आके ये है ना बहुत बार यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी बट आ नहीं पाया। उसके बाद भी यहाँ पे तो कोशिश करी बट ये जा नहीं पाया। तो 165 170 अगर इस रेंज में रहता है तो ठीक है, जब तक तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ऊपरी भाव में खरीद रखा है, बाकी मैं यहाँ पे स्टॉक की ये एक बार रिकमेंड नहीं करूँगा। एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी वैल्यूएशंस यहाँ पे कम होनी चाहिए। अगर ये लेवल्स पे आता है, मतलब ये अपना 120 या 100 रुपये के आसपास आता है, तो एक थोड़ी बहुत बाइंग बन सकती है, जिसमें मैं एक आपको वहाँ से बोल सकता हूँ कि 20-30% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है साल भर में। बट यहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्री के नॉर्म को परफॉर्म नहीं किया है, और यहाँ पे मेटल में इतनी रैली आने के बाद भी इसमें इतना दम नहीं है। और ओवरऑल जो पुराने लोग फंसे हुए हैं वो अभी होल्ड करें, 130 का एक स्टॉप लॉस मान के चले। उसके बाद हो सकता है वापस एक बहुत बड़े बेयरिश जोन में चला जाएगा, और ऊपर में 165 रुपये की यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस लेवल है जो क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर आप देखोगे सभी मेटल स्टॉक्स के यहाँ पे शेयर टूटे हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो भी टूटे हैं। बट यहाँ पे इस कंपनी ने तो अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया और फिर भी यहाँ पे इसका स्टॉक और ज़्यादा टूट गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभी ये वीक स्टॉक बनता जा रहा है और इसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में नहीं है। तो मैं एक बार राय दूंगा कि आप इस स्टॉक से पहली बात तो दूर रहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, टाटा स्टील, JSW स्टील वगैरह, NMDC, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। अगर आप देखते हो तो NMDC में बहुत दम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरा ओपिनियन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए हमें, और यहाँ पे आगे कौन सा स्टॉक को कवर करना चाहिए। हमें टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सभी तरह के स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।